हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारा साइंस फाउंडेशन बैच चल रहा था, इसमें आज हम क्लास नंबर 6 पढ़ेंगे। आइए जानकारी देते हैं आपको हमारे चैनल के बारे में। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। साइंस विज्ञान का फाउंडेशन बैच चल रहा है। थ्योरी एंड एमसीक्यूज, पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे सर, इसमें पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे हम। और क्लास नंबर आज हमारी 6 है। और इस सेशन में चल रहा था सर हमारा बायोलॉजी का क्लास। इसका बायोलॉजी का क्लास चल रहा था। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। आइए, बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे सर मनुष्य एवं जीव जंतु। हम मनुष्य और जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्यों का जनन कैसे करते हैं, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव जंतुओं की उत्पत्ति कैसे हुई, उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है मनुष्य एवं जीव जंतु, क्लास नंबर 6 है हमारी। ठीक है सर, मैं आपका प्यारा सुरेंद्र सर। चले आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। आज का टॉपिक है कि हमारा मनुष्यों में श्वसन तंत्र। मनुष्यों में श्वसन तंत्र कैसे होता है, मनुष्य श्वसन प्रक्रिया कैसे करते हैं और कैसे श्वास लेते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर में भोजन से ऊर्जा निकलती है। श्वसन, श्वसन क्या होता है? एक तरह से हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। श्वास ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ऑक्सीजन ग्रहण करना और CO2 को छोड़ना, तो क्या होती है? श्वसन होता है वो। श्वसन तंत्र का कार्य भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, श्वसन के लिए हम ऑक्सीजन को सांस लेना और श्वसन द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास से बाहर निकालना है। श्वसन प्रक्रिया क्या होती है? श्वास के द्वारा हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, सॉरी ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निष्कासित करते हैं श्वसन प्रक्रिया के द्वारा। फेफड़ों की मदद से रक्त और हवा के बीच बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। और किसमें? फेफड़ों के, फेफड़ों से, फेफड़ों की मदद से रक्त और हवा के बीच, रक्त और हवा के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान की जाने वाली क्रिया या आदान प्रदान की जाने वाली गैसें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, O2 और CO2 होती है। ठीक है, फिर आगे हमारा श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर में भोजन से ऊर्जा निकलती है। श्वसन तंत्र का कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन को सांस लेने के साथ अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के द्वारा, सांस के साथ बाहर निकालना है। फेफड़ों की मदद से रक्त और हवा के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान की जाने वाली गैसें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। हम भोजन और पानी के बिना कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, कि हम भोजन और पानी के बिना कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम हवा के बिना कुछ मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकते। लेकिन विदाउट ऑक्सीजन वी डोंट सर्वाइव मोर टाइम, यानी बिना ऑक्सीजन के हम ज्यादा जीवन नहीं जी सकते। भोजन पानी के लिए हम 5 दिन 10 दिन तक रह सकते हैं, 2-5 दिन रह सकते हैं, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन, बिना हवा के हम कुछ पल भी नहीं जी सकते, जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि यह सांस लेने के लिए आवश्यक है। यह श्वसन प्रक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन का, हवा का होना जरूरी है। इसलिए मानव श्वसन तंत्र पर चर्चा करने से पहले श्वास लेने की प्रक्रिया को जानना आवश्यक है, जो श्वसन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे इसमें कि श्वास लेने की प्रक्रिया क्या होती है। श्वास लेने की प्रक्रिया, श्वास लेने के दौरान हम नाक के जरिए, श्वास लेने के दौरान हम नाक के जरिए अपने फेफड़ों में हवा लेते हैं। जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, तब हम क्या करते हैं? फेफड़ों में अपने नाक के द्वारा, किसके द्वारा? नाक के द्वारा फेफड़ों में हवा लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, फिर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। श्वास लेने के दौरान शरीर में ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेना सांस लेना कहलाता है। कि श्वास लेने के दौरान शरीर में ऑक्सीजन युक्त हवा को, ऑक्सीजन को या ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेना सांस लेना कहलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालना श्वास छोड़ना कहलाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है या उससे युक्त हवा होती है,
उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वास निकालना, ठीक है, या श्वास छोड़ना। दोनों प्रक्रियाएं श्वास लेने के दौरान नियमित रूप से होती हैं और इन दोनों प्रक्रियाओं का होना जरूरी है और इनका नियमित रूप से होना भी जरूरी है। यदि एक भी प्रक्रिया हम ठीक से ना कर पाएंगे तो हमारा जीवन दुर्लभ हो सकता है या जीने की प्रक्रिया में भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए एक श्वास का मतलब है एक सांस लेना और एक सांस छोड़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पशुओं में श्वसन कैसे होता है। अभी हमने मनुष्यों का देखा था, अब आते हैं कि जो पशु होते हैं, जीव जंतु होते हैं पशु, उनमें श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, वे किस प्रकार से श्वास लेते और छोड़ते हैं। कि श्वसन भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया है। श्वसन से ऊर्जा मुक्त करने की, श्वसन क्या होता है, जो हम भोजन प्राप्त करते हैं उससे ऊर्जा को मुक्त करने की, उससे ऊर्जा का ग्रहण करने की प्रक्रिया है और यह शरीर की कोशिकाओं के अंदर होती है। और ये जो प्रक्रिया होती है श्वसन की, वह शरीर की कोशिकाओं के अंदर होती है। श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन हवा से कोशिकाओं में लेना, भोजन को जलाकर ऊर्जा मुक्त करने के लिए इसका उपयोग करता है। कि जो श्वसन की प्रक्रिया है वो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और फिर शरीर से अपशिष्ट उत्पादों यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो यूरिन के माध्यम से उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, या उसमें बाहर निकालना शामिल है। श्वसन जीवन के लिए आवश्यक है। श्वसन की प्रक्रिया एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह जीवों को जीवित रखने के लिए आवश्यक सभी जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जो श्वसन की प्रक्रिया होती है हमारे जीवन को जीवित रखने के लिए, हमारे शरीर को उनको जीवित रखने के लिए शरीर की पूरी प्रक्रियाओं को करना क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं श्वसन। ये जो श्वसन है भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया है और यह शरीर की कोशिकाओं के अंदर होती है। श्वसन की प्रक्रियाओं में ऑक्सीजन हवा से उसको कोशिकाओं में लेना, भोजन को जलाकर ऊर्जा मुक्त करने के लिए इसका उपयोग करना और फिर शरीर से अपशिष्ट उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकालना शामिल है। श्वसन जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह जीवों को जीवित रखने के लिए आवश्यक सभी जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा क्या करता है, प्रदान करता है। चलिए आज फिर आगे देखते हैं इसमें श्वास और श्वसन क्या होता है। श्वास तो वो होता है जिसको हम ग्रहण करते हैं और जो प्रक्रिया होती है श्वास लेने की उसको हम श्वसन कहते हैं। वह क्रिया विधि जिसके द्वारा जीवन या जीव हवा से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं उससे हम श्वास कहते हैं। लेकिन दूसरी ओर श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। श्वसन एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें श्वास के साथ साथ जीव की कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण भी शामिल है। जिसमें श्वास के साथ साथ जीव की कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण भी शामिल है जिससे ऊर्जा निकलती है। श्वास एक भौतिक प्रक्रिया है जबकि श्वसन भोजन के ऑक्सीकरण की एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वास लेना, बाहर से हम जो श्वास लेते हैं वो एक भौतिक प्रक्रिया होती है और कोशिकाओं के अंदर जो भोजन को पचाने की प्रक्रिया है, भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, वो श्वसन क्या होता है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है। श्वास प्रक्रिया में जीव के फेफड़े शामिल होते हैं जबकि श्वसन में कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया शामिल होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, शक्ति गृह भी कहा जाता है। जहां भोजन का ऑक्सीकरण होता है उससे ऊर्जा निकलती है, जहां भोजन का ऑक्सीकरण होता है वहां से ऊर्जा मुक्त होती है। फिर अगला आता है सर हमारा पौधों में श्वसन और उत्सर्जन। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है और उत्सर्जन किस प्रकार होता है। देखिए, श्वसन भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया है और उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। पौधे भी श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। अभी तक हमने मानवों, मनुष्यों का पढ़ा, पशु पक्षियों जानवरों का पढ़ा, अब हम यहाँ पर पौधों का पढ़ रहे हैं। श्वसन के दौरान श्वसन गैसों का गैसीय आदान प्रदान होता है और उत्सर्जन में विभिन्न तरीकों से पौधों के विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि पौधों में श्वसन गैसों का गैसीय आदान प्रदान कैसे होता है या उसको हम कैसे परिवर्तित करेंगे, उन चीजों का जानना बहुत आवश्यक होता है। अब बात आती है कि पौधों में श्वसन कैसे करेंगे। देखिए, श्वसन भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया है, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। मनुष्य और अन्य जानवरों की तरह, मनुष्य व अन्य जानवरों की तरह पौधों को भी पर्यावरण से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, प्रकृति से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, या बिना ऑक्सीजन के वे आगे बढ़ नहीं पड़ सकते, ग्रो नहीं कर पाते, और वे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इससे पता चलता है कि पौधे भी शोषण की प्रक्रिया से गुजरते हैं, इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन गैस भी कहा जाता है। एक नया की पॉइंट है कि श्वसन गैस किसे कहते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसों को श्वसन भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है सर हमारा, पौधों में श्वसन निम्नलिखित पहलुओं में मनुष्य और अन्य जानवरों से भिन्न होता है, कि मनुष्य व अन्य जानवरों से थोड़ा भिन्न होता है पौधों में श्वसन की प्रक्रिया। कैसे होती है, देखो, श्वसन पौधों के सभी भागों जैसे तना, जड़, पत्ती आदि में अलग अलग होता है। जो श्वसन होता है वो पौधों के सभी भागों जैसे तना, जड़, पत्ती आदि में अलग अलग होता है। मनुष्य और जानवरों में श्वसन केवल एक भाग के माध्यम से होता है। मनुष्य और जानवरों में श्वसन केवल एक भाग के माध्यम से होता है। फिर बात आती है कि जो पौधे होते हैं, पौधों में श्वसन गैसें शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुश्किल से ही पहुंच पाती है। पौधों में श्वसन जो गैसें होती हैं वो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से से बहुत मुश्किल तक पहुंच पाती है, जबकि जानवर और मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया पूरे शरीर में आसानी से हो जाती है। दूसरी ओर जानवर और मनुष्यों में श्वसन गैसें शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंच पाती है या पहुंच जाती है। पौधों में श्वसन की दर धीमी होती है, जबकि मनुष्य और जानवरों में यह तेज पाई जाती है। अब बात आती है सर मानव परिसंचरण तंत्र की। मानव का रक्त परिसंचरण बोल दो या परिसंचरण तंत्र बोल दो, वो किस प्रकार से कार्य करता है। परिसंचरण तंत्र मनुष्य और अन्य जानवरों में अंगों की प्रणाली है। ये जो परिसंचरण तंत्र होता है वो मनुष्य और अन्य जानवरों में क्या होता है, एक अंगों की प्रणाली है, ठीक है, जो शरीर के अंदर पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। जो शरीर के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। इसमें हृदय, धमनियां, नसें, केशिकाएं और रक्त शामिल है। हृदय रक्त को बाहर धकेलने के लिए एक पंप के रूप में कार्य करता है, और जो हृदय होता है हमारा, हार्ट होता है, वो क्या करता है, रक्त को बाहर धकेलने के लिए एक तरह से पंपिंग का कार्य करता है। रक्त को और फ्लो करना, बाहर निकालना, अंदर लेना, उस तरह से क्या होता है, एक पंपिंग की प्रोसेस करता है, ठीक है। धमनियां, नसें और केशिकाएं पाइप या ट्यूब के रूप में कार्य करती हैं, जिनके माध्यम से रक्त बहता रहता है। और जो धमनियां होती है, नसें और केशिकाएं पाइप के माध्यम से या ट्यूब के द्वारा रक्त को क्या करती है, उनके बहाने का या परिसंचरण करने का कार्य करती रहती हैं। फिर आगे आता है सर हमारा कि ये अभी मैंने पढ़ा कि परिसंचरण तंत्र मनुष्य और अन्य जानवरों के अंगों की प्रणाली है, जो शरीर के अंदर पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। इसमें हृदय, धमनियां, नसें, केशिकाएं और रक्त शामिल है। हृदय रक्त को बाहर धकेलने के लिए एक पंप के रूप में कार्य करता है। धमनियां, नसें और केशिकाएं पाइप या ट्यूब के रूप में कार्य करती हैं, जिनके माध्यम से रक्त बहता है। रक्त ले जाने वाली इन नलियों को रक्त वाहिकाएं कहा जाता है। रक्त वाहिकाएं किसे कहते हैं, कि जो रक्त ले जाने वाले ये नलियां हैं, धमनियां, नसें और केशिकाएं या पाइप या ट्यूब, इन सभी को क्या कहा जाता है, रक्त वाहिकाएं कहा जाता है। इसलिए मानव शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती है। जो मनुष्य शरीर होता है हमारा, मनुष्य तंत्र होता है शरीर में, उसमें 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती है सर। पहली होती है धमनियां, दूसरी नस और केशिकाएं। अब हम विस्तार से परिसंचरण तंत्र के सभी भागों को समझ पाएंगे। अब देखिए, पहले हम हृदय के बारे में पढ़ लेते हैं। हृदय होता क्या है, देखो, मोटे तौर पर हृदय का आकार त्रिभुजाकार होता है। पहले हम यहाँ पर हृदय के बारे में पढ़ते हैं। हृदय होता क्या है, हार्ट, कि मोटे तौर पर हृदय का जो आकार होता है वो सर कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, और यह हृदय संबंधी मांसपेशी नामक विशेष मांसपेशी से बना होता है। हृदय संबंधी मांसपेशी नामक एक विशेष मांसपेशी से बना होता है। हृदय के अंदर 4 कक्ष होते हैं। हृदय के अंदर 4 प्रकार के कक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें हम कक्ष कहते हैं। हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को अटरिया, ठीक है, अटरिया यहाँ पर एक वचन वर्ड है, और हृदय के निचले 2 कक्षों को निलय कहते हैं। हृदय के जो ऊपरी भाग के 2 कक्ष होते हैं उनको अटरिया
और हृदय के जो नीचे के दो भाग होते हैं उनको हम विलय कहते हैं, सॉरी निलय कहते हैं। दो मुख्य नसों से इन दो अटरिया को रक्त प्राप्त होता है। दो जो मुख्य नस होती हैं उनके द्वारा इन दो अटरियों को रक्त प्राप्त होता है और दो निलय पूरे शरीर और फेफड़ों तक रक्त पहुंचाते हैं। और जो दो निलय होते हैं वो पूरे शरीर और फेफड़ों तक रक्त को पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो बायां आलिंद होता है वो एक वाल्व V1 होता है, उसके माध्यम से बाएं वेक्ट्रिकल से जुड़ा होता है। इसी तरह दायां आलिंद एक अन्य वाल्व V2 के माध्यम से दाएं वेक्ट्रिकल से जुड़ा होता है। जब निलय हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त पंप करने के लिए सिकुड़ते हैं, कि जब निलय हृदय से संबंधी बाकी हिस्सों में रक्त पंप करने के लिए सिकुड़ते हैं, तब ये वाल्व रक्त को अटरिया में वापस जाने से रोकते हैं। तब क्या करते हैं, ये वाल्व रक्त को अटरिया में वापस जाने से रोकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब निलय सिकुड़ते हैं तो वाल्व V1 और V2 अपने आप बंद हो जाते हैं। तब वाल्व जो V1 और V2 होते हैं वो अपने आप बंद हो जाते हैं। चूंकि निलय को उच्च दाब के साथ विभिन्न अंगों में रक्त पंप करना होता है, इसलिए उनकी दीवारें अटरियों की तुलना में मोटी होती हैं। तो ये होता है हृदय। ये जो हृदय हमने पढ़ा, अब और हृदय के बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसका औसत जो वजन होता है पुरुषों में लगभग 340 ग्राम होता है और महिलाओं में 255 ग्राम का होता है। देखो, पुरुष और महिलाओं में हृदय का भार अलग अलग होता है। पुरुषों में तो लगभग 340 ग्राम के आसपास पाया जाता है और महिलाओं में 255 ग्राम का होता है। हृदय का बायां आधा और दायां आधा भाग सेप्टम नामक एक दीवार द्वारा विभाजित होता है। एक सेप्टम नामक दीवार पाई जाती है, उसके द्वारा ये आधा दोनों भाग क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। प्रत्येक आधा भाग क्रमशः एक ऊपरी कक्ष में विभाजित होता है जिसे ऑरिकल कहा जाता है और एक निचला कक्ष जिसे वेक्ट्रिकल कहा जाता है। ठीक है, अब हम यहां से देखते हैं जो ऑरिकल नसों से रक्त प्राप्त करता है और वेक्ट्रिकल धमनियों से रक्त पंप करता है। जो हृदय की धड़कन होती है, हृदय की धड़कन क्या होती है, एक सामान्य स्वस्थ वयस्क में निलय के संकुचन और विश्राम तंत्र के परिणाम स्वरूप पुरुषों में हृदय की जो धड़कन होती है लगभग 70 से 72 प्रति मिनट होती है। एक मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य वयस्क 70 से 72 बार श्वसन कर सकता है और महिलाओं में 78 से 82 मिनट की होती है। फिर आते हैं हृदय के कार्य। हृदय क्या काम करता है, किस प्रकार से हृदय को वितरित किया जाता है। शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त की आपूर्ति करना धमनियों के माध्यम से। यह धमनियों के माध्यम से शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त की आपूर्ति करता है। फिर है दूसरा नंबर पर अंगों उत्तकों से अशुद्ध रक्त एकत्रित करना। जो अंग और उत्तक होते हैं उनसे ये अशुद्ध रक्त को एकत्रित करता है सिराओं के माध्यम से। किन के माध्यम से सर, सिराओं के माध्यम से। फिर थर्ड है अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में पंप करना। अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में पंप करना और फेफड़ों से शुद्ध रक्त एकत्रित करना या फिर फेफड़ों से शुद्ध रक्त को एकत्रित करना भी इसका कार्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सर। अब बात आती है हमारे यहाँ पर रक्त। रक्त होता क्या है और रक्त की संरचना कैसे बनाई जाती है। रक्त एक हल्के पीले रंग के तरल पदार्थ, हल्के पीले रंग, कौन सा सर, रक्त एक हल्के पीले रंग के तरल पदार्थ प्लाज्मा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा या लिकर सैंग्विनिस, लिकर सैंग्विनिस से बना होता है, जिसमें असंख्य सूक्ष्म कण रक्त कणिकाएं निलंबित रहती हैं, जिनमें से अधिकांश रंगीन होते हैं और रक्त को लाल रंग प्रदान करते हैं और रक्त को ये लाल रंग भी प्रदान करते हैं। अब है रक्त के कार्य। अब हम यहाँ पर रक्त के कार्य पढ़ेंगे। धमनियों के माध्यम से शरीर के प्रत्येक जीवित ऊतक तक ऑक्सीजन और आवश्यक पोषण पहुंच पाता है। धमनियों के माध्यम से शरीर के प्रत्येक जीवित ऊतक तक ऑक्सीजन और आवश्यक पोषण पहुंचाता है, जो रक्त का कार्य होता है। फिर चयापचय द्वारा शरीर में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट उत्पाद वे सभी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो जीवित जीवों को नियंत्रित करती हैं। जैसे यूरिया नसों के माध्यम से रक्त द्वारा हटा दिए जाते हैं, तो यूरिया होता है हमारे यूरियन में,
उसको इसके नसों के माध्यम से रक्त के द्वारा नीचे निकाल दिया जाता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और संक्रमण से भी बचाता है। रक्त के ये प्रमुख कार्य होते हैं। फिर आगे देखते हैं सर। फिर आते हैं रक्त के घटक। रक्त के घटक कौन कौन से होते हैं? रक्त के दो मुख्य घटक होते हैं, अर्थात ठोस या कोशिकीय भाग। ठोस या कोशिकीय भाग, जिसे रक्त कोशिकाएं, जिसे हम रक्त कोशिकाएं कहते हैं। जो रक्त कोशिकाएं होती है हमारी 35% कहा जाता है, इनको रक्त कोशिकाएं कहा जाता है और ये 35% पाई जाती हैं। और तरल या हास्य भाग, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लाज्मा, वो 65% होता है हमारा। रक्त कोशिकाएं जिन्हें कणिकाएं कहा जाता है वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है सर हमारी लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इनको क्या बोला जाएगा? रेड ब्लड सेल्स। दूसरी होती है और एक होता है आरबीसी जिन्हें एंथ्रोसाइट्स कहा जाता है, इनको एंथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है और डिस्क के आकार की कोशिकाएं होती हैं, एक डिस्क के आकार नुमा कोशिकाएं होती हैं। फिर दूसरी होती है सर हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं, इनको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। डब्ल्यूबीसी शरीर की रक्षा प्रणाली के सैनिक हैं और वे आरबीसी से थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है। फिर बात आती है जो रक्त समूहन होता है। रक्त समूहन क्या होता है कि लैंडस्टीनर ने 1902 और 1902 के आसपास में मानव रक्त को 4 समूहों ए, बी, ए बी और ओ में वर्गीकृत किया। इनको क्या बोला जाता है? रक्त समूह, ब्लड ग्रुप जिन्हें हम कहते हैं, सामान्य रूप से ब्लड ग्रुप का मापना। और ये क्या करते हैं? इन समूहों की जो कोशिका होती है उनमें संबंधित एंटीजन संबंधित होते हैं, ए बी और केवल ओ कोशिकाओं को छोड़ करके, जिनमें न तो एंटीजन ए होता है और न ही बी पाया जाता है। फिर बात आती है रक्तचाप होने की। रक्तचाप की प्रक्रिया क्या होती है और कैसे रक्तचाप होता है? यह धमनी को दीवारों के खिलाफ रक्त की धड़कन द्वारा लगाया गया बल है। दबाव सीमा में उच्चतम बिंदुओं को सिस्टोलिक दबाव या ऊपरी रीडिंग कहा जाता है और दबाव में निम्नतम बिंदुओं को डायस्टोलिक दबाव या निचली रीडिंग कहा जाता है। जो 120 या 80 सामान्य रक्तचाप है, जिसकी हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। रक्तचाप को एक तरह से हम क्या कह सकते हैं? ब्लड प्रेशर, हाई और लो। अब बात आती है यहां पर रक्त। रक्त क्या आता है? इसकी संरचना, उसके कार्य, आधान और रक्त समूह, इनके बारे में यहां पर जानेंगे। रक्त एक लाल रंग का वर्णक है। जो रक्त का रंग होता है वो कौन सा होता है? लाल रंग का होता है रक्त, जो शरीर में घूमता है, जो क्या होता है? जिसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और प्रमुख जो इसका पदार्थ है वो होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जो रक्त के शुद्ध और परिशुद्ध रूप में काम आता है। कि कितना शुद्ध रक्त है, कितनी मात्रा है, वो उसके हीमोग्लोबिन के ऊपर निर्भर करता है। और जो मुख्यतः होता है रक्त, तो क्या होता है हमारा? लाल रंग का होता है, जो शरीर में घूमता है। इसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, जिनको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। यह शरीर में विभिन्न कार्य करता है। आइए रक्त की संरचना और कार्य, इसके घटक, रक्त आधान, रक्तचाप और रक्त समूह के बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे या उनके बारे में जानेंगे। ये देखो जो ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड टू इन्फेक्शन से, ये यहाँ पर ब्लड सेल्स दे रखे हैं कि किस प्रकार से ये ब्लड सेल्स होती हैं। एक चक्ति नुमा होती हैं, गोलाकार डिस्क के रूप में। रक्त की संरचना और उसके कार्य होते हैं जो बॉडी में पंप किए जाते हैं। ठीक है। अब होता है कि जो रक्त होता है एक संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या होता है? एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जो पदार्थों के परिवहन में मदद करता है, जो पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। ये बीमारियों से बचाता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित भी करता है। क्या आप जानते हैं कि जो रक्त का रंग लाल ही क्यों होता है? इसको आरबीसी,
है ना, RBC, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। और इसका जो रंग होता है वो लाल ही क्यों होता है? जो रक्त की लाल कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन नाम का एक लाल रंग द्रव्य होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है एक लाल रंग का द्रव्य, रंग द्रव्य, जिसके कारण जो हमारा रक्त होता है बॉडी का क्या होता है, वो लाल होता है। रंग द्रव्य के कारण इसका रंग लाल होता है। रक्त के घटक हैं जो प्लाज्मा है या लाल रक्त कणिकाएं हैं, रेड आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, या जो इसको आरबीसी कहते हैं, ये श्वेत रक्त कणिकाओं को यानी डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को हम ये कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जिसके द्रव मैट्रिक्स के रूप में भी जाना जाता है, और इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं तैरती रहती हैं, यानी लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। अब बात आती है रक्त के कार्य क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो मानव शरीर में रक्त के 3 प्रमुख कार्य हैं, श्वसन गैसों को, अपशिष्ट उत्पादों को, एंजाइमों को आदि जैसे पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना होता है। श्वसन ये गैस होती है O2 CO2 उनको, और अपशिष्ट पदार्थ होता है जो मलमूत्र त्यागते हैं उसको, एंजाइम होते हैं जो हमारे जैसे पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक, दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का कार्य होता है। और ये हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। एंटीबायोटिक कहने का मतलब ना, प्रतिरक्षात्मक हमारी शक्ति बढ़ाता है और शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। उसके बाद में पढ़ते हैं हम सर यहाँ पर मानव का पाचन तंत्र, कि मानव किसी भी जो हम खाना खाते हैं उसको पचाते कैसे हैं और वो प्रक्रिया होती क्या है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो मानव पाचन तंत्र है एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य का पोषण होता है। पोषण का मतलब होता है पोषक तत्व शरीर को मिलना, और उन पोषक तत्वों के से जो ग्लूकोज कोशिकाओं में विक्रय करके ग्लूकोज के माध्यम से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें आहार नाल और उससे जुड़ी ग्रंथियां शामिल हैं। मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंग क्रम से हैं। इसमें मुंह, ग्रास नली या भोजन नली भी होती हैं। पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत हैं। इस प्रणाली से जुड़ी ग्रंथियां हैं लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। ये 3-4 मुख्य ग्रंथियां होती हैं जो मानव पाचन तंत्र में क्या होती हैं, शामिल होती हैं और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हैं। देखिए, मनुष्य में पोषण मानव पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। इसमें आहार नली और उससे जुड़ी ग्रंथियां शामिल है, यानी मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंग क्रम से हैं। मुंह, फिर ग्रास नली यानी भोजन नली, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत। इस प्रणाली से जुड़ी ग्रंथियां हैं लार ग्रंथियां, यकृत, यकृत को बोलते हैं सर लीवर, और अग्नाशय। मानव आहार नली मुंह से गुदा तक जाती है और लगभग 9 मीटर लंबी होती है। विभिन्न ग्रंथियों की नलिकाएं आहार नली में खुलती हैं और पाचन रस के स्राव को आहार नली में डालती है, जो हमें पोषक तत्व प्रदान करता है। अब हम मनुष्य के पाचन तंत्र के पोषण में शामिल विभिन्न चरणों को समझेंगे कि जो मनुष्य का पाचन तंत्र है वो पोषण को कैसे करता है। तो उसमें आता है सर हमारा अंतःग्रहण। क्या आता है? अंतःग्रहण। मनुष्य में भोजन मुख के माध्यम से ग्रहण किया जाता है और हाथों की सहायता से उसे मुंह तक डाला जाता है। जब हम भोजन लेने की प्रक्रिया करते हैं, हाथ से उसको खाते हैं, मुंह तक पहुंचाते हैं, वो होता है अंतःग्रहण होता है, यानी भोजन हम मुख में प्रवेश कर रहे हैं, डाल रहे हैं। फिर दूसरी प्रक्रिया आती है उसकी पाचन की। ठीक है, मुंह में ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। पाचन की जो प्रक्रिया इस प्रकार है कि मनुष्य मुख गुहा या मुख गुहा में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां होती हैं। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, चबाते हैं और पीसते हैं। इसलिए दांत शारीरिक पाचन में मदद करते हैं और हमारे मुंह में मौजूद लार ग्रंथियां, जिनको हम लार कहते हैं, उसका उत्पादन करती हैं। और जीभ की मदद से लार भोजन के साथ मिल जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लार एक पानी जैसा तरल पदार्थ है, इसलिए यह हमारे मुंह में भोजन को गीला करता है और इसे आसानी से निगलने में मदद करता है। कई बार हमने देखा है कि जब हम कोई स्वादिष्ट भोजन देखते हैं, खाते हैं, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, और वो जो पानी होता है एक ऑटोमेटिक प्रकट होता है, वो क्या होती है? लार होती है, लार ग्रंथियों से। ऐसा लार ग्रंथियों द्वारा उत्पादित लार के कारण होता है। जो लार ग्रंथि होती है वो एंजाइमों का स्राव करके
रासायनिक पाचन में मदद करती हैं। और मानव लार में लार एंजाइमलेज नामक एक एंजाइम होता है जो भोजन में मौजूद स्टार्च को चीनी में बदल देता है। इस प्रकार स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही शुरू हो जाता है, लेकिन भोजन मुंह में बहुत कम समय में तक रहता है। हम कुछ देर तक भोजन को चबाते हैं, फिर उसका जो मिक्सर बन जाता है, चबाने के बाद हम उसको निगल जाते हैं, तो लार भी उसी के साथ अंदर चली जाती है। इसलिए मुंह में भोजन का पाचन अधूरा ही रह जाता है। और फिर जो भोजन निगलते हैं हम, उसकी जो पाचन पूरी प्रक्रिया होती है पाचन की, वो आहार नाल या छोटी आंत बड़ी आंतों के द्वारा अग्नाशय के द्वारा पूरा किया जाता है। अब थोड़ा पचा हुआ भोजन भोजन नली यानी कि एसोफैक्स के जरिए पेट में जाता है। इस तरह यह होता है कि भोजन नली की दीवारों में मांसपेशियां होती हैं जो बारी बारी से सिकुड़ी और फैल सकती हैं। जब थोड़ा पचा हुआ भोजन भोजन नली में प्रवेश करता है तो दीवारें सिकुड़ने और फैलने की हरकतें शुरू कर देती हैं, और इस हरकत को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टेलिक कहते हैं, पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं। और यह पेरिस्टेलिक मूवमेंट भोजन को पेट के अंदर धकेलता है, पाचन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है। आगे देखते हैं। अब मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानव का जो पाचन तंत्र है भोजन को किस प्रकार से पचाने में सहायता करता है। पेट के बाईं ओर जे आकार का एक अंग होता है। पेट के बाईं ओर एक जे आकार का अंग होता है जो भोजन को पेट में लगभग 3 घंटे तक मथता है। जो लगभग 3 घंटे में हमारा जो भोजन पचता है ना, 2.5 से 3 घंटे में, वही कार्य ये करता है। इस दौरान भोजन और सभी छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और एक अर्ध ठोस पेस्ट बन जाता है। पेट की दीवारों में मौजूद ग्रंथियां हैं गैस्ट्रिक जूस का स्राव करती हैं, और इसमें से 3 पदार्थ होते हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसियल अम्ल, एंजाइम पेप्सिन और बलगम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण भोजन अम्लीय प्रकृति का होता है, और एंजाइम पेप्सिन भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन शुरू करके छोटे अणु बनाता है, और जो किसकी सहायता से? कोशिकाओं में उपस्थित ऊर्जा की सहायता से ग्लूकोज बनाता है, और उस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रोटीन का पाचन पेट में ही शुरू होने लगता है। फिर क्या होता है? यह पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय बनाता है। यह भोजन के साथ पेट में प्रवेश करने किसी भी बैक्टीरिया को मार देता है, और जो हम पेट में कोई बैक्टीरिया चले भी जाता है, कोई अपशिष्ट पदार्थ भोजन के साथ, तो उसको क्या कर देता है? मार देता है। बलगम पेट की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अपने स्राव से बचाने की में मदद करता है। जो बलगम की प्रक्रिया होती है, तो पेट में उत्पन्न होने वाले एसियल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है? बाहर निकालने में मदद करता है। अन्यथा यह पेट में अल्सर का कारण बन सकता है, जो पेट में जिससे छाले हो जाते हैं। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन पेट से छोटी आंत में जाता है, और पेट के भोजन के बाहर निकल को हम स्फिंक्टर मांसपेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो इसे छोटी मात्रा में छोटी आंत में छोड़ देता है। उसके बाद जो छोटी आंत होती है वो पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा होता है छोटी आंत। इसमें क्या होता है? एक वयस्क व्यक्ति में यह लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। इसे छोटी आंत के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह बहुत संकरी होती है। छोटी आंत हमारे पेट में एक कुंडली के रूप में व्यवस्थित होती है। मनुष्य में छोटी आंत को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे भोजन के पूर्ण पाचन का स्थान है। यह इस प्रकार होता है। अब क्या होता है कि जो छोटी आंत होती है इसमें 2 ग्रंथियां होती हैं। 2 ग्रंथियों के स्राव प्राप्त करती हैं यकृत और अग्नाशय। ठीक है, यकृत पित्त का स्राव करता है, यानी पित्त रस बनाता है, और जो पित्त होता है हमारा यकृत में बनने वाला एक हरा पीला तरल है जो सामान्य रूप से पित्ताशय में जमा होता है और पित्त क्षारीय होता है, और इसमें लवण भी होते हैं जो भोजन में मौजूद वसा और लिपिड को पायशीकृत या तोड़ने में मदद करते हैं। जो हमारा पित्ताशय का जो पित्त रस होता है वो भोजन में उपस्थित जो वसा होती है या लिपिड होता है उसको पायशीकृत करने में मदद करता है। यह पेट से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है और उदासीनीकरण प्रक्रिया करता है। जो अम्लीय भोजन होता है उसको क्षारीय प्रक्रिया में क्या करता है? ये पूरा करता है, ताकि अग्नाशय उस पर कार्य कर सके और यह भोजन में मौजूद वसा को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है, जिससे एंजाइमों के लिए कार्य करना और उन्हें पचाना आसान हो जाता है।
अग्नाशय एक बड़ी पत्ती जैसी ग्रंथि है जो पेट के समांतर और नीचे स्थित होती है। अग्नाशयी रक्त का स्राव करना है, जिसमें अग्नाशयी एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइसोपेस जैसे पाचक एंजाइम भी प्राप्त होते हैं या पाए जाते हैं। फिर बात आती है जो छोटी आंत होती है उसके बारे में हम जानते हैं। छोटी आंत की जो दीवारें होती है उसमें ग्रंथियां होती हैं जो आंत्र रस का स्राव करती हैं। अब छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं उनमें ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये जो ग्रंथि होती है वो आंत्र रस का क्या करती है, स्राव करती है। ये जो आंत्र रस है उसमें कई एंजाइम होते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और प्रोटीन को एमिनो एसिड में, वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पचाने का कार्य पूरा करते हैं। यानी हमको भोजन से पूरी तरफ से ऊर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं। ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटो एसिड और ग्लिसरॉल छोटे पानी में घुलनशील अणु होते हैं। इस तरह पाचन की प्रक्रिया बड़े और छोटे एग्लिसिन खाद्य अणुओं को छोटे पानी में घुलनशील अणुओं में बदल देती हैं। और जो अंदर का जो हमारा पानी होता है, जो रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं, जो हमने पानी पिया है, वो क्या करते हैं, उन अणुओं को छोटे रूप में मिला करके मिक्सर कर देती हैं। भोजन का रासायनिक पाचन एंजाइम नामक जैविक उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है। और जो मोस्ट चीज है, देखो, भोजन का रासायनिक पाचन किसके, एंजाइम नामक एक जैविक उत्प्रेरक के द्वारा पूरा किया जाता है। फिर आंत से होकर हमारे रक्त में चले जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि छोटी आंत पचने वाले भोजन के अवशोषण के लिए मुख्य क्षेत्र है। छोटी आंत की जो आंतरिक सतह पर लाखों छोटे उंगली जैसे उभार होते हैं जिन्हें हम विली कहते हैं या विली कहा जाता है, जो अवशोषण के लिए बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करते हैं और अवशोषित भोजन हमारे रक्त में चला जाता है। और वो जो अवशोषित भोजन होता है रक्त में चला जाता है। फिर क्या होता है, आत्मसात। आत्मसात की प्रक्रिया क्या होती है, देखिए, रक्त पचा हुआ और घुला हुआ भोजन शरीर के सभी भागों में ले जाता है। अब जो रक्त होता है वो जो भोजन का जो रस बना है हमारे शरीर में, पचा हुआ जो घुला हुआ भोजन है, जो रस है, उसको शरीर के सभी भागों में ले जाता है, जहां यह कोशिका के हिस्से के रूप में आत्मसात हो जाता है। यानी इस आत्मसात क्या होता है, जो भोजन का उपयोग शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करने के साथ साथ शरीर की वृद्धि मरम्मत के लिए करता है। और शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ हमारे शरीर में वृद्धि क्या होता है, जो एक एचजीएच हार्मोन होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, यानी जो मनुष्य को वृद्धि करने वाले जनक हार्मोन होते हैं, जो ग्रंथि होती हैं, उनको क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है और उनको सक्रिय कर देता है। अपचित भोजन लीवर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा हो जाता है, जिसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। जो अपचित भोजन होता है वो लीवर में जमा हो जाता है, जिसे ग्लाइकोजन कहा जाता है, और शरीर द्वारा आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर बात आती है सर निष्कासन की प्रक्रिया। निष्कासन क्या होता है, यानी अब शरीर में हमारा जो पचा हुआ भोजन है उसके बाद में कुछ मल जम जाता है, उसको निष्कासन किस प्रकार से करेंगे। देखो, हम जो खाना खाते हैं उसका एक हिस्सा हमारे शरीर पचा नहीं पाता। कुछ भोजन को हम अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो पच नहीं पाते। यह अपचित भोजन छोटी आंत में अवशोषित नहीं हो पाता, इसलिए अपचित भोजन को छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है। और ये जो बड़ी आंत होती है उसकी दीवारें इस भोजन को अधिकांश पानी में सोख लेती हैं और ठोस बन जाती हैं, जो मलाशय होता है, जिसको मल कहते हैं। बड़ी आंत का अंतिम भाग, जिसे मलाशय कहते हैं, और इस अपचित भोजन को कुछ समय तक संग्रहित करता है और अंत में मल या स्टूल के रूप में गुदा के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। इस प्रक्रिया को हम निष्कासन या शौच के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रक्रिया को मुख्य रूप से निष्कासन बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया भोजन का पाचन, शोषण, अवशोषण, पाचन प्रक्रिया और ऊर्जा प्राप्त करना। अब बात आती है हमारे दंत क्षय की। दंत क्षय क्यों होता है, किस कारण होता है। देखो, दांतों में छोटे छोटे टुकड़े छेद होते हैं। छेद बनाना एसिड बनाने वाले बैक्टीरिया की प्रक्रिया के कारण होता है और दांतों की अनुचित देखभाल को दंत क्षय कहा जाता है। अगर हम दांतों की नियमित रूप से सफाई नहीं की जाती है तो ये भोजन के कणों और बैक्टीरिया कोशिकाओं की छिपा छिपी पीली परत से ढक जाते हैं, जिन्हें डेंटल प्लाक कहा जाता है। यानी दांतों का हम समय समय पर ध्यान नहीं रखेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, इनकी सुरक्षा नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे क्षय होना या गिरना भी शुरू हो जाते हैं।
ओके, इस क्लास में इतना ही, और अब अगले क्लास में लेकर के आए हम मानव रोगों की सूची के बारे में। धन्यवाद।